नमस्कार, आप देख रहे हैं जरूरी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अब दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता पर टिकी हैं। पर इस बीच पाकिस्तान की ओर से मध्यस्थता की कोशिशों में जिन शर्तों पर सीजफायर की बात कही जा रही है उससे इजराइल ने इनकार कर दिया है। इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। वहीं इस बीच ईरान ने भी इजराइल के लेबनान पर हमलों को लेकर खासा नाराजगी जाहिर की है। ईरान ने कहा कि इजराइल अगर लेबनान पर हमले जारी रखता है तो फिर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी मीडिया के हवाले से जानकारी है कि ईरान ने अमेरिका से बातचीत करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि लेबनान में सीजफायर लागू होने तक कोई डील नहीं होगी। बता दें कि 7 अप्रैल को अमेरिका और ईरान 2 सप्ताह की सीजफायर पर सहमत हुए थे, लेकिन मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान ने मानो जंग की आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजरायल को कैंसर और मानवता के लिए खतरा भी बता दिया। साथ ही लेबनान में इजरायल द्वारा जारी हमलों को नरसंहार कहा है। हालांकि आसिफ ने अपने बयान पोस्ट किया और पोस्ट बाद में डिलीट भी कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान की भूमिका को इजरायल और अमेरिका क्या भरोसेमंद नहीं मान रहे। क्या ट्रंप ने होर्मुज को 2 हफ्ते में खोलने की ईरान को जो धमकी दी है उससे कैसे समझा जाए? क्या मिडिल ईस्ट में जंग थम जाएगी या ये वैश्विक चुनौतियां बढ़ने के संकेत हैं? करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भारत के लिए यह वैश्विक चुनौती कितनी बड़ी होने जा रही है और अमेरिका पाकिस्तान पर अगर मीडिएशन की बात कह रहा है तो इजराइल लेबनान पर हमले जारी रख रहा है। ऐसे में ईरान भी कहीं ना कहीं सख्त रुख अपना रहा है। अब कल जो वार्ता होने जा रही है उसके क्या मायने हैं और किस तरह से इस वार्ता को लिया जाए, वैश्विक शांति कैसे हो खासकर मिडिल ईस्ट में, और स्टेट ऑफ होर्मुज की जो ये जंग है जिसको ट्रंप ने स्टेट ऑफ ट्रंप भी कह दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, उसको आखिर आने वाले समय में क्या संभावनाएं उस पर देखने को मिलेंगी। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। रक्षा विशेषज्ञ हैं रणबीर आर राय सर हैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और टोटल टीवी पर आकर समय देने के लिए। ललन प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में आने के लिए और समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल रणबीर आर राय सर आपसे है। वो सवाल ये कि जो मिडिल ईस्ट की तैयारी है और जंग का जो मौजूदा स्थिति देखने को मिल रही है उसमें आने वाले समय में क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? जो लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब शांति होगी, अब शांति होगी, उसे कैसे समझा जाए? सर आपका म्यूट है सर, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। वॉइस आपकी नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए काइंडली। नहीं सर, वॉइस आपकी नहीं आ रही है। वॉइस आ रही है? हाँ सर आ रही है सर जी। हाँ बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा जी, ये दूसरा दिन है सीज फायर का जी, और इंग्लिश में कहूं द सिचुएशन इज वेरी फ्रेजाइल जी, बहुत नाजुक है सिचुएशन जी। हॉर्मुज का कोई भी सहमति नहीं है। जो किलोग्राम 600 किलोग्राम ईरान के पास हैं उसके बारे में ट्रंप साहब ने सोचा था कि उसको उठा लेंगे या बंद कर देंगे, ले लेंगे, वो भी कोई सहमति नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक बोला, इजराइल ने दरअसल 8 तारीख को इतनी बड़ी बमबारी की हिजबुल्लाह और लेबनान के ऊपर, कहते हैं 300 से ज्यादा लोग मर गए। तो ये सीज फायर कैसी हुई? अरे भाई सीज फायर कैसी हुई? तो पाकिस्तान बीच में फंस गया है और एक मीटिंग होने वाली है इस्लामाबाद जहां कुशनर साहब जो सन इन लॉ ऑफ ट्रंप है, जहां विटकॉफ साहब जो मिडिल ईस्ट के इंटरलोक्यूटर हैं और वाइस प्रेसिडेंट वैंस भी आने वाले हैं जी। मेरे ख्याल वो तैयारी कर रहे होंगे हवाई में भी, क्योंकि टाइम लगेगा उनको आना इस्लामाबाद जी। ईरान ने कह दिया है कि हम मीटिंग में नहीं आएंगे जब तक लेबनान का अटैक बंद न हो। तो नेतान्याहू ने एक बड़ा जबरदस्त चाल चलाया है। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते हम लेबनान से बात करेंगे और लेबनान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है अमेरिका ने वॉशिंगटन में जी। तो ये सीज फायर के बारे में बहुत नाजुक है और इस बीच में उनके जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ,
उन्होंने कुछ बोल दिया इजराइल के खिलाफ, अब उन्होंने वो ट्वीट को भी कैंसिल कर दिया। तो इस जमाने में क्या हो रहा है, लोग कुछ कहते हैं, सोशल ट्रूथ पे कुछ कहते हैं, ट्वीट करते हैं, इंस्टाग्राम पे कहते हैं, और दूसरे दिन वो वापस ले लेते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला है, जब तक ये लेबनान और इजराइल के बीच में पाकिस्तान ने जो कहा था कि भाई आपका भी सीज फायर होना चाहिए, तब तक ये मीटिंग बहुत ही नाजुक स्थिति पे है। बिल्कुल सही बात है। आप ललन सर, अगर मौजूदा स्थिति देखा जाए तो एक के बाद एक बयान बदल रहे हैं, पाकिस्तान की मीडिएशन को कैसे देखा जाए, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, उन्होंने भी कल ये कहा कि लेबनान शर्तों में शामिल नहीं था, और जहां एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि लेबनान शर्तों में था, जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि लेबनान शर्तों में नहीं था, इजराइल ये कह रहा है कि लेबनान पर हम हमले जारी रखेंगे। शांति कैसे होगी? वैश्विक चुनौतियां भी बढ़ेंगी। देखिए, ईरान ने तो अभी कह दिया है कि हम मीटिंग में नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने तो दर्जनों फाइटर प्लेन्स ईरान को के डेलीगेशन को एस्कॉर्ट करने के लिए भेजा है जी, और पूरे रूट पर उन्होंने ईरान के डेलीगेशन की सुरक्षा के लिए इंतजाम किया है, और इस्लामाबाद में खूब तैयारी हो रही है। लेकिन अभी अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, तो ईरान ये कह रहा है कि हम इस मीटिंग में सम्मिलित नहीं होंगे जब तक कि लेबनान के ऊपर हमले समाप्त नहीं होंगे जी, और होर्मुज की खाड़ी में भी हम खाड़ी को हम खोलेंगे नहीं जब तक कि समझौता न हो जाए। तो स्थिति तो इस समय बहुत डवाडोल है। वास्तव में ईरान आएगा या नहीं आएगा, अभी जो दोपहर तक न्यूज थी उसमें यह था कि उपराष्ट्रपति अमेरिका के वहां से चल चुके हैं मीटिंग के लिए, लेकिन फिर न्यूज ईरान का आ गया है कि वो मीटिंग में नहीं आएंगे। अब देखिए होता क्या है, ईरान के लोग आते हैं, अभी परसुएट करता है पाकिस्तान को, दोबारा क्या होता है अभी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। कल मीटिंग होगी, और अगर मीटिंग हुई भी तो उसका क्या परिणाम होगा। जब इजराइल ने इतना भयंकर हमला लेबनान के ऊपर किया है जी, और इजराइल का कहना है कि वो उसकी सुरक्षा का मामला है, और इसलिए वो जो हिजबुल्लाह के लोग हैं और हमास इनके जो समर्थित लोग हैं ईरान के और पाकिस्तान के, तो इनके खिलाफ वो लड़ाई रोकेगा नहीं, क्योंकि उसकी अपनी सुरक्षा दांव पर है। अब ये न्यूज आ रहा है कि शायद जो अमेरिका में लेबनान को के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है बातचीत के लिए, हो सकता है उसमें नेतन्याहू को बुलाए। नेतन्याहू ने ये कहा तो है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो अब देखिए अगला कदम क्या होगा, अभी बहुत निश्चय से कुछ कहा नहीं जा सकता। अमेरिका की कोशिश तो यही है कि किसी तरह से युद्ध समाप्त हो जाए, क्योंकि जो न्यूज आ रहे हैं डिफरेंट सोर्सेस से उससे यही पता लगता है कि ट्रम्प वाज डेस्परेट कि किसी तरह से लड़ाई खत्म हो, और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को बीच में डाला कि एक इस्लामिक देश है और इसका बॉर्डर ईरान से लगता है, और हो सकता है ईरान इसकी बात मान जाए। तो उन्होंने पाकिस्तान को बीच में ले आए, और पाकिस्तान तो इट वाज वर्किंग लाइक ए पोस्ट ऑफिस। जो ट्रम्प कहते थे वो पाकिस्तान ईरान को बता रहा था, और जब जो 15 पॉइंट जो आए थे उसमें लेबनान का नाम भी था, और जो 10 पॉइंट एग्री हुए उसमें भी जो मीडिया में जो नाम आए थे उसमें लेबनान का नाम था। लेबनान में भी सीज फायर के लिए, लेकिन ट्रम्प ने कहा कि नहीं, हमने तो नहीं लेबनान के बारे में कोई फैसला नहीं किया था, और हमने नहीं कहा था कि लेबनान पर आक्रमण खत्म होगा जी, क्योंकि ट्रम्प के ऊपर इजराइल का भी जबरदस्त दबाव है जी, और ट्रम्प इस मामले में खुलकर इजराइल को विरोध भी नहीं कर सकते। हालांकि ट्रम्प ने नेतन्याहू को फोन किया, और ट्रम्प ये बात भी कोशिश कर रहे हैं कि नेतन्याहू ये हमला लेबनान पर रोकें। फिलहाल तो आज कोई न्यूज अभी हमले की नहीं आई है, लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज अब तक तो यही है कि ईरान से डेलीगेशन अभी तक चला नहीं है, और वो मना कर रहे हैं आने के लिए जी। अब देखिए इसमें जो पेच पड़ गया है वो ये है कि अमेरिका डेस्परेटली चाहता है कि लड़ाई खत्म हो, पाकिस्तान की साख दांव पर लग गई है सारी दुनिया में, और लोग उसको पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना शुरू कर चुके हैं जी। और पाकिस्तान के जो, जैसा कि अभी राय साहब ने ठीक कहा कि उनके जो रक्षा मंत्री उन्होंने एक बयान दे दिया कि इजराइल मानवता के लिए खतरा है। अब बताइए मानवता के लिए कौन खतरा है?
पाकिस्तान तो जन्म से ही मानवता के लिए खतरा रहा है। बिल्कुल। बांग्लादेश में नरसंहार उसने किया, बलूचिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, भारत के ऊपर कितने बार आक्रमण कर चुका है जी। और जो उसकी आतंकवादी गतिविधियां हैं उससे तो भारत सबसे ज्यादा परेशान रहा है दुनिया में। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को तो आतंकिस्तान कहा जाता है और आतंकिस्तान देश दूसरे देश को कहता है कि वो मानवता के लिए खतरा है जी। तो ये तो कहने की बातें हैं। और पाकिस्तान पहले अपने गरिबान में झांके, इसके बाद वो दुनिया के किसी देश को क्रिटिसाइज करे जी। और जहां तक इजराइल की बात है तो ये ठीक है, इजराइल को अपनी रक्षा का भी अधिकार है जैसे सभी राष्ट्रों को है। और जो हम इनके हिजबुल्ला और ये जो आतंकवादी संगठन है इनको लेबनान ने शरण दिया हुआ है, लेबनान के सीमाओं से इजराइल को ये तंग कर रहे हैं तो उनको भुगतना तो पड़ेगा ही जी। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत अनिश्चित है अभी कि मीटिंग होगी कि नहीं होगी, और अगर होगी भी तो मीटिंग का क्या रिजल्ट होगा कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन संभावना ज्यादातर यही है कि शायद मीटिंग हो ही ना, अगर हो भी गई तो अभी कोई तुरंत नतीजा निकलेगा ऐसी संभावना नहीं है। और दुनिया को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है होर्मुज खाड़ी के बंद होने से वो फिलहाल टला नहीं है, क्योंकि बहुत सीमित संख्या में जहाज अभी उस खाड़ी से ईरान ने परमिट किए हैं। आज उन्होंने शायद कुल 15 जहाज टोटल उन्होंने बाहर निकाले हैं खाड़ी से। चीन का एक जहाज घुस के जबरदस्ती घुसा है उसमें और देखने के लिए क्या होता है। लेकिन स्थिति बहुत ही अनिश्चित है और कहा नहीं जा सकता कि अभी तुरंत क्या एक्शन ईरान लेगा और अमेरिका अब क्या करेगा। अगर वहां से चल भी चुके हैं तो फिर क्या रास्ते से वापस जाएंगे या पाकिस्तान आएंगे, देखिए क्या होता है। रणबीर सर, एक सवाल है, वो सवाल ये कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि इजराइल कैंसर है, मानवता के लिए खतरा है, और वही देश पीस ट्रीटी कराने जा रहा है। कल पीस ट्रीटी होने वाली है। वैश्विक जो देश हैं दोनों जिनके बीच में एक तरीके से जंग छिड़ी हुई है, ऐसे में क्या जो पाकिस्तान है उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिशियंस पर कंट्रोल नहीं है, या फिर कुछ भी बयानबाजी आकर दे दें उसके बाद क्या इंपैक्ट नहीं करता अगर कोई ऐसा देश पीस ट्रीटी को लीड करता है तो? नहीं, ये तो सवाल पाकिस्तान का आपने बहुत अच्छा पूछा कि उनकी स्थिति काफी कंफ्यूजन में है। लेकिन इस सीज फायर में वो पहले मैसेंजर थे जी। अब मैसेंजर से वो कंट्रोलर बन गए हैं, क्योंकि मीटिंग इस्लामाबाद में होने वाली है जी। और अब उनको ये नहीं पता था कि लेबनान को इतना जबरदस्त अटैक होगा जी। अब पूरी जिम्मेदारी उसके बारे ले रहे हैं कि भाई हमने सीज फायर की बात की थी, आपको मदद की थी जी। लोगों को पता है ये पूरा अमेरिका ने ड्राफ्ट दिया था। और मेरा ख्याल बिल्कुल नेतान्याहू साहब ने बहुत जबरदस्त चाल चलाई है। उनको 30 किलोमीटर लेबनान के उत्तरी हिस्से को चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं बफर जोन जी। बफर जोन आप समझे, हमारा भी जो कश्मीर था पहले बफर जोन था जी। अब हमारे भाग में है। पाकिस्तान का बफर जोन अफगानिस्तान के साथ हर एक देश देखता है कि भी एक बफर जोन होना चाहिए जी। तो अब उन्होंने कल चाल चलाई, अटैक किया और पता है नाम किया दिया अटैक को एटर्नल डार्कनेस में। पूरा अंधेरा डालने पड़ा हूं हिजबुल्लाह के ऊपर। और अब ठंडे हो गए हैं, कहते हैं 300 लोग मरे, अब मीटिंग होने वाली है तो वो बहुत चाल चल रही है। और इस बीच में ट्रंप साहब जो कहते हैं मैं सब जगह शांति लाता हूं, आई एम द मेकर ऑफ 8 पीस, सिंदूर में भी मैंने किया अपने, तो वो बेचारे फंस गए हैं कि अगर जो मीटिंग नहीं हुई तो ट्रंप पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा जी। पाकिस्तान तो हंस रहा है कि हमने सब बंदोबस्त कर लिया है, आप आइए। ईरान से तो 2 घंटे में लोग आ जाएंगे, लेकिन अमेरिका से जो लोग आ रहे हैं 15-16 घंटे लगेंगे उनको आने के लिए। तो बिल्कुल ठीक प्रसाद साहब ने समझाया, इट इज अ फ्रेजाइल, इंग्लिश में वो तो बहुत फ्रेजाइल है जी। लेकिन सीज फायर पूरी दुनिया चाह रही है कि भाई सीज फायर हो जाए, कुछ मसला हॉर्मुज के बारे में हो जाए। ईरान अकड़ रहा है कि मैं टोल लगाऊंगा, मैं कंट्रोल करूंगा और आप कोई भी लड़ाकू जहाज नहीं ले जा सकते हॉर्मुज में।
बहुत खतरा होगा उनका। बिल्कुल। हम भी खुश हैं इस समय पे कि टैंकर आ रहे हैं, लेकिन अगर जो हॉर्मूज बंद हो गया, अरे भाई भारत की भी स्थिति बहुत तेल गैस से होगी। बिल्कुल, क्योंकि इतने जहाज खड़े हुए हैं जी पर्शियन गल्फ में जो हॉर्मूज से नीचे आने वाले हैं। एग्जैक्टली। तो हम ठीक देखना पड़ेगा। प्रसाद साहब ने पूरा समझा दिया आपको। आपने भी बोला है स्थिति बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक है, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है और मीडिया तो बहुत लगी हुई है। हर 2-3 मिनट 10 मिनट 1 घंटे में स्टेटमेंट्स आती हैं। बिल्कुल ठीक, ख्वाजा आरिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कुछ खिलाफ बोला इजराइल पे, और अब उन्होंने ट्वीट कर दिया तो मैं कैंसिल कर रहा हूं, ट्वीट कर दिया जी। तो हमको देखना पड़ेगा आगे जाके क्या हो रहा है, और हमें सुरक्षित रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान कुछ हरकत हमारी बॉर्डर के पास ना कुछ करे। बिल्कुल सही बात और स्थिति बिगाड़ने के लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। ललन सर, अब ऐसे में सवाल यह है कि पीस होता है मिडिल ईस्ट में, दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की नज़र अब इस्लामाबाद में होने वाली जो वार्ता है उस पर टिकी हुई है कि दोनों ही वैश्विक शक्तियां आकर शांति वार्ता करें, लेकिन स्थिति सभी जानते हैं कि क्या बनी हुई है मिडिल ईस्ट में। अब सवाल है कि भारत के लिए कितनी चुनौतियां होंगी। क्या होर्मुज की स्थिति अभी भी वही है कि जो फ्यूल टैंक्स हैं, वो जो शिप्स हैं, कार्गोज हैं, वो वापस आ रहे हैं वहां से? भारत के लिए क्या ढील दी हुई है मौजूदा स्थिति में? आने वाले समय में क्या कुछ चुनौतियां बन सकती हैं अगर ये ऑलमोस्ट तो कैंसिल है ही पीस ट्रीटी जो होने जा रही है, लेकिन फिर भी अगर माना जाए तो एक अंटिल लास्ट बैच तक हम होप तो रख ही सकते हैं कि हाँ कुछ वार्ता हो और मिडिल ईस्ट शांत हो। देखिए, अगर तो ये बात असर तो ऑलरेडी पड़ चुका है जी, और आगे भी पड़ेगा जब तक कि हार्मुज खाड़ी खोल नहीं दी जाती जी, क्योंकि बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हमारी गैस की और तेल की और फर्टिलाइजर्स की और भी कई सामान है जिसकी हार्मुज खाड़ी के थ्रू सप्लाई होती है। और अगर हमारे जहाज बाधित हुए, क्योंकि अभी ईरान के रुख से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि भारत के बारे में अभी वो क्या करेंगे जी, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कुल 15 जहाज खोलेंगे प्रतिदिन जब तक ये फैसला नहीं होता। तो उसमें उन्होंने लिस्ट तो अभी देशों की नहीं दी है कौन कौन से लेगो जी। हम उम्मीद तो करते हैं कि हमारे जहाज भी अलाउड होंगे जैसे पहले हुए हैं, लेकिन अगर नहीं अलाउड हुए और ये लड़ाई अभी रुकी नहीं तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा जी। अब हो ये रहा है कि देखिए, सोवियत यूनियन जो हमें डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा था जी, उसने डिस्काउंट देना बंद कर दिया है जी। और ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तान को उन्होंने डिस्काउंटेड कच्चा तेल देने का ऑफर किया है। तो ये जो विश्व की राजनीति है कुछ बहुत अलग ही रुख ले रही है जी। और अगर सोवियत रसायन से, जिससे हम बहुत बड़ी मात्रा में तेल खरीदते थे और अब भी खरीद रहे हैं जी, और आगे भी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कोशिश यही हो रही है कि हम ज्यादा तेल उनसे खरीदें, क्योंकि सप्लाई हमारी अमेरिका के थ्रू आ रही है, रूस के थ्रू आ रही है और बाकी कुछ और देशों के थ्रू आ रही है, खाड़ी देशों से सप्लाई आ रही है और वो उसका परसेंटेज बहुत गिर गया क्योंकि खाड़ी देशों की अपनी कैपेसिटी नीचे आ गई है। उनके जो ऑयल और गैस फील्ड्स हैं बहुत सारे बर्बाद कर दिए गए हैं, तो उनका जो एक्सपोर्ट था और जो और रूट से आ रहे थे वहां से महंगा पड़ता है रूट, और उसके अलावा जो उतना सप्लाई उनके आ नहीं रही है, तो खाड़ी देशों से सप्लाई की कमी हो गई है। ईरान की स्थिति नाजुक वैसे ही है, वैसे ईरान से भी भारत तेल खरीद रहा है और वेनेजुएला से भारत खरीद रहा है तेल, बाकी है ऑस्ट्रेलिया है और अंगोला है और कई देश है जिससे भारत तेल ले रहा है। कोशिश तो भारत सरकार की यही है कि हमारी जितनी आवश्यकता की जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है जी जी, हम उतना तेल लेते जाएं और अभी तक भारत के पास कोई कमी नहीं है इन द सेंस की अगले 2 महीने का स्टॉक तो हमारे पास अभी है और इस बीच में स्थिति सुधरने की उम्मीद है, लेकिन खतरा तो बना हुआ है और हमारे लिए सप्लाई का एक फर्टिलाइजर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए, क्योंकि अब 2 महीने बाद फिर हमारे किसानों को फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ जाएगी पूरे देश में और बहुत बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर हम यूक्रेन से और अरब देशों से मंगाते थे और भी देशों से वो सप्लाई बाधित हुई पड़ी है
जी। तो इन सब चीजों को देखते हुए जी भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। रुपया अभी संभल गया है, जब ये न्यूज आएगी सीज़फायर होगा, और फिर रिजर्व बैंक ने भी कोशिश किया जिसकी वजह से रुपए की कीमत फिर ऊपर आई है। लेकिन अगर स्थिति खराब हुई तो रुपए का डिप्रिसिएशन फिर शुरू हो जाएगा जी, और इसके लिए फिर हमें और आयात महंगा पड़ेगा सारी दुनिया से चीजें मंगाने में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ठीक है, अब ऐसी स्थिति में रणबीर सर, क्या माना जाए, अमेरिका जहां अपनी तरफ से पेश कर रहा है जो शांति प्रस्ताव में जाएंगे, हमने फरवरी 2026 में देखा जिनेवा में ओमान ने किस तरह से मीडिएशन किया था कि भाई परमाणु संवर्धन, जो यूरेनियम संवर्धन है वो ईरान करे, खपत करे और इसको परमाणु में तब्दील ना कर पाए। अमेरिका की ये भी शर्त थी, सबसे बड़ी शर्त तो यही थी। दूसरा ये फिर तेल की लड़ाई है, वैश्विक अमेरिका की दुनिया जानती है। अब ऐसे में सवाल है कि जो 2026 में ओमान की भूमिका थी, उसके उलट जब स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहुंचे थे उस वार्ता को करने के लिए, तो उसके तुरंत बाद अटैक हुए ईरान पर। हालांकि अब ईरान उन्हें बहुत ज्यादा विश्वास पात्र पार्टनर नहीं मान रहा। ईरान का यह कहना है कि जेडी वेंस अगर पहुंचते हैं तो शायद उम्मीद बन सकती है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। क्या स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के बेहतर विकल्प हैं जेडी वेंस? और जेडी वेंस ने जो कल जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि लेबनान नहीं था इस शर्त में शामिल, क्या उससे आने वाले समय में कुछ और उम्मीद बन सकती है कि उनके खिलाफ भी ईरान नहीं मान रहा और इसलिए टेबल पर नहीं आएगा? देखिए, आप बिल्कुल ठीक बोलने लगे कि देखिए ये बातचीत ओमान में हो रही थी। अब मैं मिलिट्री का आदमी हूं, मैं डायरेक्टर ऑपरेशन इंटेलिजेंस किया हुआ है। ये लड़ाई की तैयारी अमेरिका में बहुत पहले से हो रही थी। नेतान्याहू साहब के साथ बात करके ट्रंप साहब ने सब बंदोबस्त कर दिया था। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, कुशनर साहब, विटकॉफ साहब जो बातचीत कर रहे थे 26 तारीख तक ओमान में बातचीत चल रही थी। पूरी दुनिया बिल्कुल खुश थी कि कुछ न कुछ हो जाएगा। लेकिन 28 तारीख को दे धनाजन जो अटैक किया, एपिक फ्यूरी, वो बिल्कुल तैयारी थी। ये है कि खुफिया एजेंसी पूरी दुनिया को पक्का पता नहीं चला, क्योंकि कहते हैं कि ये ऑर्डर सब ट्रंप से आते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ पोटस जो कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द पोटस, वो बहुत पावरफुल आदमी है, उसको इम्पीचमेंट के बगैर नहीं निकाल सकते। भारत और डेमोक्रेसी में निकाल। तो आपने बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था। अभी भी हालत ऐसी है कि वो कुशनर साहब, विटकॉफ साहब को क्या ट्रंप साहब बोलेंगे, कितना ट्रंप साहब का कंट्रोल है नेतान्याहू पे, क्योंकि इजराइल में उनके ऊपर कुछ मुकदमा चल रहा था, वो रोका हुआ है मुकदमा। उनके इलेक्शन है और उन्होंने वचन दिया है इजराइल के लोग को, मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। और ये लास्ट 2 दिन में भी यही कह रहे हैं कि मैंने अटैक लेबनान को इसलिए किया कि भाई हिजबुल्लाह को मैं पट दूं। और मेरा ख्याल पक्का 30 किलोमीटर वो जमीन लेने के लिए तैयार हैं। और हिजबुल्लाह को इसलिए 2 दिन पहले 8 तारीख को कितना जबरदस्त 100 अटैक मारे हवाई जहाज से, ड्रोन से, कि भाई आप मुझे ये अटानी नदी तक जमीन दे दो और उसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा। तो विटकॉफ, कुशनर वो जो जानते हैं सब कुछ, कोशिश कर रहे थे, न्यूक्लियर की बात करते, जैसे पहले JCPO था, उनकी अग्रीमेंट थी कि ईरान बम नहीं बनाएगा, वो अभी भी उसने मान लिया बम नहीं बनाऊंगा। हॉर्मुज़ का मसला नहीं था इतना, अब हॉर्मुज़ का मसला तो बहुत हो गया। अरे ईरान को पैसा चाहिए, अगर जो वो कहां से पैसे लाएंगे रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और वो डिमांड कर रहे थे अमेरिका से रिपैट्रिएशन। तो प्रसाद साहब ने समझा है, चुनौती भारत की अकेली नहीं है, हमारे देश श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, बांग्लादेश, उनकी हालत तो बहुत खराब हो रही है। तो चिंता हमारे इलाके में बहुत चिंता है होनी चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और ऐसे में चुनौतियां हैं। अब उम्मीद यही की जाएगी कि बीच का कोई रास्ता जरूर निकले। हालांकि ट्रंप साहब तो हर बार ऑब्लिगेट वर्ड का हर बार अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते रहे, लेकिन एसिमेट्रिक वार जिस तरह से चल रही है उसमें यह कहना मुश्किल होगा कि अगला कदम इन दोनों ही वैश्विक शक्तियों का क्या होगा, पाकिस्तान की भूमिका कैसी होगी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।